Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Computer Organization and Assembly Language for Intel-based computer for BS Computer Science fourth semester. तो पिछले दो चैप्टर्स के अंदर हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन जो था कंप्यूटर हार्डवेयर का या कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का वो हमने कवर कर लिया है। अब इस चैप्टर से आगे मतलब आज से चैप्टर नंबर 3 से असेंबली लैंग्वेज वाला पोर्शन शुरू हो रहा है। तो असेंबली लैंग्वेज वाले पोर्शन में हम सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को देखेंगे कि मतलब इस हार्डवेयर को हम एक्सेस कैसे करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के थ्रू। तो जब भी हम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे या जो भी लैंग्वेज हम शुरू करते हैं तो पहले उसके मतलब जो प्रिलिमिनरीज होते हैं मतलब जो बुनियादी एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह है कि जब कोई बंदा कुकिंग सीख रहा होता है तो कुकिंग से पहले वो कुकिंग में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो समझ लेता है कि मिसाल के तौर पर ये चीनी है, चाय है, मसाला है, नमक कब यूज़ करना है, चीनी कब यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये वो चीज़ें पहले बंदा सीख जाता है। तो असेंबली लैंग्वेज शुरू करने से पहले मतलब असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग हम शुरू कर रहे हैं तो इस प्रोग्रामिंग से पहले बुनियादी एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। बुनियादी एलिमेंट्स जो है वो इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 1 में बेसिक एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज पढ़ेंगे, एग्जांपल देखेंगे कि मतलब इंटीजर को ऐसे कैसे ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, असेंबलिंग, लिंकिंग एंड रनिंग का प्रोग्राम देखेंगे, डाटा को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स क्या है, रियल एड्रेस मोड प्रोग्रामिंग क्या है। तो ये चीज़ें इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। अच्छा, बेसिक एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है, इंटीजर एक्सप्रेशन है, रियल नंबर है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग है, रिजर्व वर्ड्स है, डायरेक्टिव्स है, इंस्ट्रक्शंस है, लेवल्स, निमोनिक्स, ऑपरेंड्स, एग्जांपल ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, इंटीजर कांस्टेंट तो आप लोगों को सबको पता है कि इंटीजर में मतलब डिजिट्स होते हैं इंटीजर्स, उसमें साइन नंबर भी हो सकते हैं मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके मतलब सिंबल में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको हम साइन नंबर कहते हैं। इसमें बाइनरी भी आते हैं, डेसिमल भी आ सकते हैं, हेक्साडेसिमल भी आ सकते हैं, ऑक्टल नंबर भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है। अब हर नंबर के लिए एक कॉमन रेडिक्स यूज होता है असेंबली लैंग्वेज में, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में हम हेक्साडेसिमल भी लिख सकते हैं, डेसिमल। अब लेट्स सपोज 76 एक नंबर है, 76 ऑक्टल में भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये डेसिमल है या हेक्साडेसिमल है। तो अगर वो h से एंड हो रहा है, एंड में अगर h लिखा हुआ है तो वो हेक्साडेसिमल है, एंड में अगर d लिखा हुआ है तो वो डेसिमल है, एंड में अगर b लिखा हुआ है तो ये बाइनरी है। अब अगर इधर d लिखा हो तो ये फिर बाइनरी नहीं है, फिर ये एक डेसिमल नंबर है 1001। अब इधर b लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बाइनरी है 1101। ठीक है। और r जो है वो एनकोडेड रियल नंबर के लिए यूज होता है असेंबली लैंग्वेज में। ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर को 0 से शुरू किया जाता है। 0 से शुरू करने का मतलब है कि कंपाइलर को पता चले कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। जो हमारे एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब हम ऑपरेंड्स को ऑपरेटर की मदद से कंबाइन करें तो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ऑपरेंड है a और b, और इसको मैं प्लस की मदद से क्या करूं, एक दूसरे के साथ ऐड करूं, a प्लस बी कर दूं तो a प्लस बी क्या है, एक एक्सप्रेशन है। या 16 डिवाइड बाई 5 क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है। अब एक्सप्रेशन बनता है इन ऑपरेटर्स से, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। ठीक है। तो इसका एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जैसा कि आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, बीडीमास। बीडीमास का मतलब है कि बाइनर ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। वो उसको हम क्या कहते हैं, इधर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कहते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है सबसे जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस असेंबली लैंग्वेज देता है वो पैरेंथेसिस को, जो चीज पैरेंथेसिस में होंगे उसका हाई ऑर्डर होगा। फिर यूनरी प्लस माइनस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है उसकी प्रायोरिटी दूसरे नंबर पे है। फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की है 3 नंबर पे, और मॉडुलस भी 3 नंबर पे है, और फिर उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट 4 नंबर पे है। मतलब किसी एक्सप्रेशन में वो अगर हो मल्टीप्लिकेशन तो वो एडिशन से पहले होगी। जैसे कि एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल लोग अक्सर पूछते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 5
+5 इस तरह का कुछ पूछते हैं तो उसका आंसर पूछते हैं, मतलब फन के लिए, ताकि लोगों को मतलब कि ये मालूम करना होता है कि इसको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का पता है कि नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो ये एक्सप्रेशन है 16 डिवाइड बाई 5 से 3 आता है। इसको करने से पहले हम इस ब्रैकेट को करेंगे 3 + 4 7, और इधर इसको करेंगे, इसका 6 - 1 5 आता है। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2 5 35, और माइनस साइन लगाएंगे तो ये -35 हो गया। ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट्स के अंदर जो था वो मैंने किया, फिर ब्रैकेट्स के बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन की और एंड में मैंने सिंबल लगा दिया। अब इधर देखो, -3 + 4 × 6 - 1, इसमें क्या होगा, 4 × 6 पहले होगा, 6 4 24 24। अब 3 इससे माइनस करो, 21 - 1 20, इससे 20 आता है। ठीक है। और मॉडुलस का तो आप लोगों को पता होगा कि इसको 3 पे डिवाइड करो और जो इसका रिमाइंडर आता है, 3 8 24। अब 8 इसका आंसर है, लेकिन रिमाइंडर इसका 1 है, वो हम इधर लिखेंगे। ये चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर कांस्टेंट, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जो इशारे वाले नंबर है, जो जिसको हम फ्लोटिंग नंबर्स कहते हैं, उसको रियल नंबर कहते हैं। इसमें एक्सपोनेंट भी आ सकते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पर ये 2 पॉइंट है, फिर 2.0 है, फिर -42.2 की पावर, ये एक्सपोनेंट को जाहिर करता है, पावर को 05। ठीक है। और ये 24 ई, अब ये हेक्साडेसिमल नंबर होगा शायद, या एक्सपोनेंट 5, तो शायद 24.0 की ताकत 5 है ये। ठीक है। एनकोडेड रियल क्या है, स्पेसिफाई अ रियल कांस्टेंट इन हेक्साडेसिमल एज एन एनकोडेड रियल इफ यू नो द एग्जैक्ट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर। तो एनकोडेड रियल जो है, ये हेक्साडेसिमल की कांस्टेंट होती है, मतलब इसको इनकोडेड फॉर्म में लिखा जाता है। अच्छा, इनकोडेड रियल कांस्टेंट जो है, इसमें कांस्टेंट होंगे, इंटीजर होंगे, उसमें पावर भी हो सकता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या कह सकते हैं, इनकोडेड रियल कांस्टेंट कहते हैं। मतलब रियल नंबर को जब हम एक कांस्टेंट वैल्यू लिखती है, मतलब उसकी फुल फॉर्मेट में, कि उसमें पॉइंट भी हो, उसमें एक्सपोनेंट भी हो, तो इस सारे नंबर को इनकोडेड रियल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। अब हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रिंग है, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो जाहिर बात है, कैरेक्टर जब हम सिंगल कैरेक्टर को इस तरह लिखते हैं तो इसको कैरेक्टर कहते हैं। इसको सिंगल कोटेशन में लिखेंगे या डबल कोटेशन में, या इसका आस्की कोड भी हम लिख सकते हैं। आस्की में ये 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है। अगर हम एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे तो इसको फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। लेट्स सपोज गुड नाइट, या ग्रेशी, या नंबर वगैरह, नेम वगैरह। ठीक है। तो इसको हम स्ट्रिंग कांस्टेंट, लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट का नाम लिख रहा हूँ नवीद का, तो वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं ग्रेड लिख रहा हूँ, स्टूडेंट का ग्रेड ABC वगैरह, वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है। रिजर्व वर्ड असेंबली लैंग्वेज में बहुत सारे रिजर्व वर्ड है, जैसे कि C++ में हमने कहा था कि रिजर्व वर्ड होते हैं, या उसको हम कीवर्ड्स कहते थे, इंटीजर और सी आउट, CN। तो इस तरह असेंबली लैंग्वेज में भी रिजर्व वर्ड्स है। उन वर्ड्स को हम कहीं और या आइडेंटिफायर के लिए यूज नहीं कर सकते। वो रिजर्व वर्ड सपोज एड एडिशन के लिए है, मूवमेंट के लिए है, मैसम डायरेक्टिव के लिए है, एक डायरेक्टरी है। ठीक है। ये भी रिजर्व वर्ड है मैसम। बाइट और वर्ड ये भी है हमारे पास, प्लस माइनस, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स है या रिजर्व वर्ड है। अब आइडेंटिफायर क्या है, वेरिएबल को हम नाम देते थे ना उधर असेंबली C++ में, तो इधर भी हम आइडेंटिफायर हमारे पास है। तो आइडेंटिफायर का नाम जो है 1 से 247 कैरेक्टर तक हो सकता है। इसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं। केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब लोअर लेटर और अपर लेटर अलग अलग काउंट होंगे। और फर्स्ट कैरेक्टर एट द मस्ट बी अ लेटर। फर्स्ट कैरेक्टर जो है, ये रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल हमने C++ ने जो पढ़े थे, वो यही भी इधर भी है असेंबली लैंग्वेज में, कि मतलब जो नाम है वो अंडरस्कोर से, @ से, या $साइन से भी शुरू हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम उसको कैरेक्टर से, इधर इसका मतलब यह है कि इनके अलावा किसी और स्पेशल कैरेक्टर से या डिजिट से हम शुरू नहीं कर सकते। ठीक है। जो वेरिएबल नाम है, जो वेरिएबल को हम नाम देते हैं। ठीक है।
हमारे पास डायरेक्टिव्स है। डायरेक्टिव क्या है, जैसे कि सी प्लस में हम हैश इंक्लूड स्ट्रीम अटैच और हैश इंक्लूड कान्यूड अटैच लिखते थे, उसको हम प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स कहते थे ना। इधर वो डायरेक्टिव्स इधर भी है। ये जो है इंस्ट्रक्शन सेट का हिस्सा नहीं है, ये असेंबलर सिंटैक्स है, ठीक है। और ये केस सेंसिटिव है। ये जो डाट डेटा है इस ये डेटा सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हम लिखेंगे उसमें डेटा सेक्शन को शुरू करने से पहले हम डॉट डेटा लिखेंगे। कोड सेक्शन शुरू करने से पहले हम डॉट कोड लिखेंगे। और कोई फंक्शन बनाने से पहले या जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं या प्रोसीजर बनाते हैं तो इससे पहले हम proc कीवर्ड लिखते हैं, proc कीवर्ड, ठीक है। हमारे पास commands are recognized and acted upon by the assembler as the program source code is being assembled। जो हमारे पास कोड्स होते हैं या कमांड्स होते हैं वो असेंबली लैंग्वेज क्या करता है, असेंबलर इसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन अगर ये डॉट डेटा आप कैपिटल में लिखेंगे तो असेंबलर इसको फिर आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ठीक है। हमारे पास जो डिफरेंट टाइप ऑफ असेंबलर है, डिफरेंट डायरेक्टिव्स। जब सी प्लस की तरह ये मतलब सिंपल नहीं है, इसमें ये है कि कुछ असेंबलर की डायरेक्टिव्स अलग होती है, कुछ की अलग होती है। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि वो इंस्ट्रक्शन है क्या, यूनिट ऑफ कोड है। इंस्ट्रक्शन क्या है, एक यूनिट ऑफ कोड है, मतलब बुनियादी इकाई है, एक बुनियादी यूनिट है, एक बुनियादी मतलब जब हम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलाते हैं तो उससे कोड बनता है और मशीन असेंबलर इसको मशीन में कन्वर्ट करता है और फिर रन टाइम में वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। इंटेल आईआर प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है उसकी जो मतलब उसमें ये कंपोनेंट हो सकते हैं, लेबल हो सकता है, निमोनिक्स हो सकते हैं, ऑपरेंड्स हो सकते हैं और कमेंट्स हो सकते हैं। लेबल क्या है, दो किस्म के लेबल है, ये आगे जाके मैं बताता हूँ कि मतलब एक होता है डेटा लेबल, एक होता है कोड लेबल। जैसे कि सी प्लस में भी हम मतलब ज़्यादातर कोड लेवल को यूज़ करके आए हैं और डेटा लेवल भी जो वेरिएबल है वो डेटा लेवल है। निमोनिक्स मैंने कहा था कि असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐड, सब, मल वगैरह वगैरह क्या है, निमोनिक्स है। मतलब इंस्ट्रक्शन का जो मेन पिथ है, मेन काम है, वो निमोनिक बताता है कि इस इंस्ट्रक्शन में आपने क्या करना है। ऑपरेंड्स क्या है, ऑपरेंड मैंने बताया था कि लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि ऐड, अब मैंने क्या ऐड करना है, तो वो होंगे ऑपरेंड्स। लेट्स सपोज मैं 5 और 6 को ऐड कर रहा हूँ तो 5 और 6 मेरे क्या है, ऑपरेंड्स है। तो इंस्ट्रक्शन में लेबल होगा, निमोनिक्स होंगे और ऑपरेंड्स होंगे। ऑपरेंड लाजमी नहीं है, कुछ इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड्स नहीं होते, कुछ में एक होते हैं, कुछ में दो होते हैं। और कमेंट्स जो होते हैं वो हम लिखते हैं। लेबल हमारा क्या है, ये प्लेस मार्कर होता है, मार्क द एड्रेस या ऑफसेट एड्रेस ऑफ कोड और डेटा एंड डेटा, ठीक है। ये एक प्लेस मार्कर होता है या बुक मार्क होता है, ये किसी खास लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है ऑफसेट एड्रेस के थ्रू, ठीक है। हमारे पास दो किस्म के लेबल्स हैं, एक को हम कहते हैं डेटा लेबल, एक को कहते हैं कोड लेबल। जैसा कि लेट सपोज एक वेरिएबल है, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, तो अब ये मेरा x क्या है, ये एक लेबल है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल का नाम लेट सपोज फर्स्ट है, बाइट इसका डेटा टाइप है, बाइट मतलब इसमें एक बाइट स्टोर होगा, और 10 मैंने इसमें वो नंबर स्टोर कर दिया। इसको इस तरह मैं सी प्लस में लिख सकता हूँ, इंटीजर फर्स्ट इक्वल टू 10। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में इसकी लिखने का तरीका क्या है, फर्स्ट वेरिएबल का नाम, बाइट इसकी डेटा टाइप और 10 इसमें वो नंबर मैं स्टोर कर रहा हूँ। तो इसमें ये फर्स्ट क्या है, ये एक डेटा लेबल है, ठीक है। अब कोड लेबल क्या होता है कि मतलब जब हम कोड में एक लेबल यूज करते हैं जंप होने के लिए, ठीक है। अब उस स्पेसिफिक लोकेशन को हम जंप करेंगे। ये मैंने सी प्लस में आप लोगों को बताया था कि मतलब हम कोड में लेबल लिखते हैं, लूप, लेट सपोज मैं फॉर वाइल डू वाइल को लूप को यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना लूप बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह के एक लेबल हम लेते हैं। अब इस लेवल को हम क्या कहते हैं, कोड लेवल कहते हैं, और इस लेवल को हम जंप कर लेट सपोज ये मैंने एक लेवल लिया है टारगेट के नाम से। अब मैंने इधर कुछ कोड लिखा है, इस कोड के बाद मैं इधर क्या कर रहा हूँ कि जंप करो, तो ये जंप मुझसे मांग रहा है कि मैंने कहाँ जंप करनी है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस टारगेट को जंप करो। अब ये कोड रन होने के बाद दोबारा फिर क्या होगा, कंट्रोल इधर आएगा, ये इंस्ट्रक्शन फिर दोबारा रन होंगे, ठीक है। तो इसको कोड लेवल कहते हैं। निमोनिक्स टिबोनिक्स क्या है, इंस्ट्रक्शंस है।
जैसा कि लेट्स सपोज जो मेन काम होता है वो निमोनिक्स करते हैं कि मैंने मतलब इस इंस्ट्रक्शन में हम बताते हैं कि आपने करना क्या है। तो मूव, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ये सारे हमारी क्या है निमोनिक्स से। मूव को हम मूवी से जाहिर करते हैं, एडिशन को ऐड से, सब्ट्रैक्शन को सब से, मल्टीप्लिकेशन को मल से, इंक्रीमेंट को INC से और डिक्रीमेंट को DEC से। ठीक है, अब जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ऐड करो, तो मुझे पूछा जाएगा कि क्या ऐड करना चाहते हैं आप। मैं कहता हूँ कि आपने ऐड करना है लेट्स सपोज 5 6 वगैरह, तो इसको ऑपरेंड्स कहते हैं 5 और 6। हमारे ऑपरेंड्स जो है ये कांस्टेंट इमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है, कांस्टेंट या इमीडिएट। 5 और 6 अब क्या है, ये एक इमीडिएट वैल्यू है, ये एक एक्सप्रेशन भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ऐड xy प्लस x प्लस वाई into x माइनस वाई, इस तरह के एक्सप्रेशन भी हम ऐड कर सकते हैं। दो रजिस्टर को अभी हम ऐड सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ऐड ax और bx, ऐड ax bx, bx को ax में ऐड करो, ये एक मेमोरी भी हो सकता है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि मूव ax, लेट्स सपोज मूव ax फर्स्ट। अब फर्स्ट मेरे पास क्या है, एक मेमोरी वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल है जो मेमोरी में स्टोर है, इसको मैं मूव कर रहा हूँ ax रजिस्टर में, तो मूव ax फर्स्ट। ठीक है, अच्छा कमेंट्स क्या है। कमेंट्स तो आप लोग जानते हैं कि मतलब जब हम किसी प्रोग्राम कोड को एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन द प्रोग्राम पर्पस, मतलब प्रोग्राम का मकसद क्या है, किसने लिखा है, रिवीजन कब हुई है, ट्रिकी कोडिंग टेक्निक इसमें कौन सी यूज हुई है, इसमें मतलब कहाँ पे ये प्रोग्राम यूज होगा, तो इस इन बातों के लिए हम कमेंट्स लेते हैं। कमेंट्स जो ऐसे वर्ड्स होंगे जो कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, वो हम किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होंगे सिर्फ। ठीक है, कंपाइलर या असेंबलर उसको इग्नोर करेगा। अब दो किस्म की कमेंट्स है, एक को कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, एक को कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। जो सिंगल लाइन कमेंट है वो सिर्फ हम एक सेमीकोलन लिखेंगे और सेमीकोलन के बाद जितना हम जो उस लाइन में जो कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट्स कंसिडर होंगे। लेकिन जो मल्टी लाइन कमेंट्स होंगे असेंबली लैंग्वेज में, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट डायरेक्टिव यूज करते हैं। मैंने बताया था ना हर चीज के लिए अपनी डायरेक्टिव है। इधर कमेंट डायरेक्टिव क्या है कि हम कोड करने के लिए कमेंट डायरेक्टिव लिखेंगे, ये कमेंट इसका इसी तरह कैपिटल में ये लिखेंगे, फिर एक सिंबल शुरू करेंगे। लेट्स सपोज ये सिंबल मैंने शुरू कर दिया। अब इस सिंबल से लेके इस सिंबल तक मैं 2 3 4 5 6 7 10 लाइन में जितना भी कुछ मैं लिखूंगा ये कमेंट्स कंसिडर होंगे। इसको असेंबलर क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक है, अच्छा हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इंस्ट्रक्शन में मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रक्शन आते हैं, लेकिन तीन जो मेन टाइप्स है, कैटेगरीज है, उसमें एक होता है नो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन, वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन और टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन। नो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन है जिसको ऑपरेंड्स की जरूरत नहीं होती, जैसा कि एसटीसी एक इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब है सेट कैरी फ्लैग को सेट करो। ठीक है, अब इसमें ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, बस के ये इंस्ट्रक्शन क्लियरली कंप्यूटर को बताता है कि आपने कैरी फ्लैग को ऑन करना है। ठीक है, वन ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन में एक ऑपरेंड की जरूरत होती है। लेट्स सपोज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में एक वेरिएबल की जरूरत थी ना, तो मैंने बता दिया कि मतलब इंक्रीमेंट करो, तो ये पूछेगा किस चीज को, मैं बताता हूँ ax को क्या करो, इंक्रीमेंट करो। ठीक है, या इंक्रीमेंट करो किस चीज को, माई बाइट को, एक वेरिएबल को क्या करो, ये एक रजिस्टर है ax और ये एक वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल को क्या करो, मेमोरी को इंक्रीमेंट करो। अब टू ऑपरेंड्स, उसको दो ऑपरेंड्स चाहिए। लेट सपोज एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन, तो ये एक से नहीं होते ना, एक ऑपरेंड से, इसको दो ऑपरेंड्स चाहिए होंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐड करो, क्या ऐड करो, cx रजिस्टर को bx रजिस्टर में ऐड करो। ये अब दोनों रजिस्टर्स को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। अब इधर मैं क्या कह रहा हूँ, सब करो, क्या 25 को इस वेरिएबल से या इस मेमोरी से सब्ट्रैक्ट करो, इस मेमोरी लोकेशन पे जो डेटा है इससे 25 को सब्ट्रैक्ट करो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐड करो, अब इस ax रजिस्टर में इस एक्सप्रेशन को ऐड करो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, 36 मल्टीप्लाई बाई 25 होगा, फिर इसका रिजल्ट जो है वो ax रजिस्टर को ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं नो ऑपरेंड, वन ऑपरेंड, टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शंस। क्लियर। अब ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम क्या करते हैं कि एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इंटीजर्स, ये एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है, एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है। इसको आप लोग असेंबलर में, जो मैंने बताया था कि आप लोग एक असेंबलर को इंस्टॉल करें,
तो यासिर के लिए एक असाइनमेंट है कि यासिर क्या करेगा, एक प्रोग्राम लिखेगा असेंबलर में और मतलब उसको रिकॉर्ड करेगा कि असेंबलर में मैं ये प्रोग्राम इस तरह लिख रहा हूँ, इधर मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, ये सॉफ्टवेयर में मैं इधर ओपन कर रहा हूँ, इधर ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इधर ये प्रोग्राम मुझे ये मैं इस तरह इसको रन कर रहा हूँ और इस तरह ये प्रोग्राम मुझे रिजल्ट दे रहा है। तो उस वीडियो को यासिर इस व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करेगा। ठीक है यासिर। अच्छा, टाइटल क्या है प्रोग्राम, ये देखो टाइटल एक डायरेक्टिव है। अब ये भी एक कमेंट कंसिडर होता है, ऐड एंड सब। ठीक है, अब ये सिंगल लाइन कमेंट है, दिस प्रोग्राम एड्स एंड सब्ट्रैक्ट 32 बिट इंटीजर्स। ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, 32 बिट इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा है। अब इंक्लूड एक और डायरेक्टिव है, इंक्लूड करो, जैसे कि हैश इंक्लूड स्ट्रिंग में हम लिखते थे। अब हम इधर इंक्लूड एक डायरेक्टिव है, क्या इंक्लूड करना है, erwin32.enc। ये हमारा एक लाइब्रेरी है, 32.enc को हमने इंक्लूड करना है। ठीक है, अब यहाँ से मेरा कोड सेक्शन शुरू हो रहा है, डॉट कोड। अब यहाँ पर मैं एक मेन प्रोसीजर क्या कर रहा हूँ, प्रोक कीवर्ड को यूज करके मैं मेन फंक्शन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेन फंक्शन शुरू हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 10,000 h को मैं मूव कर रहा हूँ ax में, मूव eax 10,000 h। तो eax में क्या होगा, 10,000 स्टोर होगा। ये सिंगल लाइन कमेंट है। अब मैं इस 10,000 में ऐड कर रहा हूँ 40,000 और एड eax 40,000। तो अब इसमें 10,000 ऑलरेडी है, इसके साथ ये 40,000 ऐड हो जाएगा। तो अब eax में क्या आएगा, 50,000। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, सब eax 20,000। अब eax में से 20,000 सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, eax में 20,000 क्या हो जाएगा, eax में पहले क्या था, 50,000। अब इससे 20,000 सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है, इन सब में डेस्टिनेशन इस तरफ है और ये सोर्स है। तो अब चेंजेस इसमें होंगे। ठीक है, इधर भी चेंजेस इसमें होंगे, इधर भी चेंजेस इसमें होंगे, डेस्टिनेशन में चेंजेस होते हैं। ये मेरा डेस्टिनेशन है। ये इसको इस तरह क्यों लिया गया है, इसका ताकि, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा वेरिएबल इस तरफ होता है और वैल्यू इस तरफ होती है इक्वल के। तो इसी तरह इधर भी इन्होंने वेरिएबल को इधर लिया हुआ है, डेस्टिनेशन को, और सोर्स को इधर लिया हुआ है। ठीक है, अब मेरा eax में से 50,000 पहले था, इसमें से 20,000 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर कितना रह जाएगा, 30,000। ठीक है, अब मैं इस रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले करूंगा, कॉल डंप रजिस्टर। ये एक फंक्शन है कि मेरी असेंबली लैंग्वेज की जो रजिस्टर्स है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करो। ये हम एक कॉल प्रीडिफाइंड फंक्शन ऑफ एमएस विंडो, ये हम एमएस विंडो का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या करते हैं, कॉल करते हैं, दैट हार्ट द प्रोग्राम को क्लोज करता है। अच्छा, ये तो एग्जिट की बात हो रही है, लेकिन एग्जिट से पहले ये जो कॉल डंप रजिस्टर है, ये भी हम इस एमएस वर्ड के एक उसको कॉल करते हैं फंक्शन को, ताकि हमें रजिस्टर का स्टेटस बताओ कि अब रजिस्टर्स में क्या वैल्यू है। और फिर उसके बाद एग्जिट हम लिखते हैं, तो एग्जिट हम एक एमएस विंडो के मतलब एक फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। वो फंक्शन कहाँ पे डिफाइन है, वो erwin32.enc में डिफाइन है, और उसका काम क्या है कि हॉल्ट करे, प्रोग्राम को क्लोज करे। ठीक है, और उसके बाद मेन एनपी का मतलब क्या है कि इसको एंड करो, प्रोसीजर को एंड करो, और एंड मेन मतलब सारा प्रोग्राम क्या होगा, क्लोज होगा। तो इसके बाद मेरा क्या होगा, ये मेरा रिजल्ट आएगा। डंप पेज मुझे इस सारे रजिस्टर को डिस्प्ले करेगा कि अब eax में 30,000 है और बाकी रजिस्टर की वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये हो गया असेंबली लैंग्वेज में। नेक्स्ट चैप्टर में हम सजेस्टेड कोडिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको असेंबली लैंग्वेज के उस बुक में जाके ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और यासिर आपने असाइनमेंट को नोट करना है। ठीक है।